नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी सीरीज को। ये जो हमारी एनसीईआरटी सीरीज रहेगी इसमें हम चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, यानी कि आपकी एनसीईआरटी की बुक के चैप्टर है 1 बाय 1, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट फॉर्मेशन के मेथड से डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होने ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके 11th क्लास में कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे आपकी इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपकी ज्योग्राफी हो, तो आप बहुत लंबे तक जाओगे, आगे तक पहुंचोगे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, इट मीन्स दैट आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इट मीन्स दैट आपको मज़ा नहीं आएगा। और अगर मज़ा नहीं आएगा तो आपको लगेगा कि ये तो एक बर्डन हो गया, और जब हम बर्डन की तरह अगर स्टडी को लेंगे तो मतलब बात नहीं बनने वाली। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट को लेकर के चलेंगे और कंसेप्ट के साथ साथ एग्जाम्पल आपके आसपास के लेंगे, ताकि आपके लिए समझना ज़्यादा आसान हो जाए। जैसे ही हमारी ये चैप्टर कवर होंगे, उसके साथ साथ हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है वो भी चलती रहेगी, यानी कि साथ ही साथ आपका एग्जाम के ऊपर भी फोकस रहे कि आपको कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है। इसी टाइप की एक सीरीज हमारी जो ज्योग्राफी है, भूगोल की भी चल रही है, जिसमें हमने चैप्टर ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिए, जो हमारी बुक ए है उसकी, और बी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के चैप्टर आ रहे हैं। ओके। और पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ हम हिस्ट्री को भी जल्द ही शुरुआत कर देंगे, तो आपका सपोर्ट है वो साथ है, इसी तरीके से बनाए रखिएगा। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, संविधान क्यों और कैसे। क्या बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में? सबसे पहले तो हम संविधान को समझेंगे कि ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। इस वर्ड को आप पढ़ते आ रहे हो, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 6th में भी पढ़ा आपने, 7th में भी पढ़ा, इसके बारे में 8th 9th 10th में भी किया। यहाँ पे थोड़ा सा और समझेंगे कि होता क्या एग्जैक्टली। ओके। उसके बाद हम बात करेंगे कि संविधान की हमें आवश्यकता क्यों होती है, नीड क्यों है, क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता। फिर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, और उसमें ऐसा क्या है जो इसको बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट में डाल देता है। कि वर्ल्ड के जब हम बहुत अच्छे संविधानों की बात करते हैं तो उसमें इंडिया का भी आता है, साउथ अफ्रीका का भी आता है, यूएसए का भी आता है। तो ऐसा क्या है वो हम देखेंगे। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि भारतीय संविधान जो इतना अच्छा है उसमें हमने कई सारी चीज़ें हो सकता है दूसरे देशों से लिए हो, तो कहाँ से क्या उठाया हमने, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस एपिसोड की, इस वीडियो की। तो इसमें ये हमारा चैप्टर रहेगा, फर्स्ट चैप्टर है ये आपका क्लास 11th की आपकी बुक ए का फर्स्ट चैप्टर है, संविधान क्यों और कैसे। सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान की, होता क्या है। वैसे अगर संविधान की बात करें तो हो सकता है कि आपने वर्ड की डेफिनेशन के बारे में ना सोचा होगा, सोचा ना नहीं होगा, या फिर आपने उतना ज़्यादा डीपली नहीं गए होंगे। लेकिन सबको पता है कि संविधान होता क्या, थोड़ा बहुत पता होगा ऊपर नीचे। जिसको थोड़ी सी आसान सी भाषा में अगर हम समझें तो किसी भी देश को या किसी भी राज्य को या किसी भी संस्था को अच्छे से चलाने के लिए हमें कुछ नियम, कायदे, कानूनों की आवश्यकता होती है। उसे ही हम संविधान कहते हैं। यानी कि किसी भी देश को, किसी भी राज्य को या किसी भी संस्था को चलाने के लिए हमें कुछ नियम, कायदे, कानूनों की आवश्यकता होती है। उन्हीं के कलेक्शन को, उन्हीं के संग्रह को हम संविधान कहते हैं। जैसे हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके स्कूल का। ओके। आपके स्कूल में आपके स्कूल आने का टाइम फिक्स है, आपके जाने का टाइम फिक्स है, एक टाइम टेबल भी बना हुआ है कि कब कौन सा पीरियड लगेगा, कौन क्लास इंचार्ज होंगे ये भी बना हुआ है। स्कूल में ये भी फिक्स है कि कौन एग्जाम इंचार्ज होंगे, कौन एडमिशन इंचार्ज होंगे, कौन एक्टिविटी इंचार्ज होंगे, कौन डिसिप्लिन इंचार्ज होंगे, सारी चीज़ें फिक्स है। इवन किसी दिन अगर कोई टीचर नहीं आता ना तो उस दिन सब्स्टिट्यूशन भी लगते हैं कि उसकी जगह वो टीचर उस क्लास में पहुंचेगा। काम बंटे हुए, सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें चलती है, कहीं पे कोई होच पोच नहीं, सब कुछ स्मूथली चलता है, क्योंकि वहाँ नियम, कायदे, कानून है। ओके। ऐसे ही अगर सपोज कीजिए कि अगर नियम, कायदे, कानून ना हो तो क्या होगा। हो सकता है कुछ बच्चे 8 बजे की बजाय, सुबह 7 बजे या 8 बजे की बजाय वो 2 घंटे लेट आए, 11-12 बजे आए। ओके। हो सकता है कहीं कि नहीं, मूड नहीं था, सुबह उठे नहीं। कुछ हो सकता है कि 11-12 बजे जाने का बोल दे कि नहीं बस इतना बहुत हो गया, अब मैं बोर हो रहा हूँ, मैं तो जाना चाहता हूँ। हो जाएंगे ना गड़बड़। यूनिफॉर्म वगैरह में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि नियम ही तय नहीं होंगे। टीचर्स के साथ भी सेम हो सकता है कि सारे टीचर्स रेडी हो सुबह कि फर्स्ट पीरियड हम लेंगे और लास्ट पीरियड में कोई ना जाए कि नहीं अब मूड नहीं, हम तो थक गए हैं। ऐसा हो सकता है ना, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो ये छोटे से एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि संविधान कितना ज़रूरी होता है हर चीज़ को ठीक तरीके से चलाने के लिए। ये तो सिर्फ स्कूल की बात थी, चाहे वो कोई कंपनी हो, कोई राज्य हो, कोई देश हो, तो उसमें भी अगर स्मूथ फंक्शनिंग चाहिए तो उसके लिए हमें
नियम तय करने होंगे, रूल तय करने होंगे। तो वही जो नियम कायदे कानून होते हैं उन्हें हम संविधान कहते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि संविधान कितने प्रकार का हो सकता है। जो संविधान है वो दो प्रकार का हो सकता है, एक तो लिखित होता है, एक अलिखित होता है। यानी कि संविधान रिटन में भी हो सकता है और ये वर्बल भी हो सकता है। रिटन में जैसे बात करें आपके स्कूल का, रिटन में ना सब कुछ कि कौन यहाँ पे हेड होगा स्कूल का, कौन एडमिशन इंचार्ज होगा, कौन किस क्लास का इंचार्ज होगा, टाइम टेबल वगैरह सब कुछ फिक्स होता है। दैट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश का संविधान कैसे है, लिखित है या अलिखित? लिखित में, रिटन में है कॉन्स्टिट्यूशन कि ये चीज़ें इतनी, गवर्नमेंट की ये पावर्स रहेगी, गवर्नमेंट ये कर सकती है, गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती। हमारे पास अपने भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं ना, तो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लिखे हुए हैं, हमारे लीगल राइट्स हैं, कुछ कानूनी अधिकार है वो लिखे हुए हैं, सारी चीज़ें लिखित में। तो हमारा संविधान क्या है? लिखित में। स्कूल का संविधान क्या है? लिखित में। दूसरा होता है अलिखित संविधान। अलिखित जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जो लिखी हुई चीज़ें ना हो। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ब्रिटेन का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, वो अलिखित है, लिखा हुआ नहीं है कहीं पे, परंपराएं चल रही है। जैसे अपने यहाँ पे कई बार घरों में होता है ना कि हमारे तो पहले से ऐसे ही चलता था, दादाजी ऐसे ही करते थे, दादी जी ऐसे ही करते थे, तो वही चीज़ें वहाँ पे भी चलती आ रही, परंपराओं के अनुसार देश को चलाया जा रहा है। तो वहाँ का संविधान क्या है? अलिखित में। आपके घर का संविधान, आपके घर का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है। हो सकता है आपका अलग है, दूसरे पड़ोसी का अलग है, तीसरे का अलग है, लेकिन हर घर का एक संविधान होता है, नियम होते हैं, कायदे होते हैं, कानून होते हैं। कुछ घरों में रात को 10:30 बजे सो जाते हैं, कुछ घरों में 1 बजे तक सोते हैं, कुछ में ये होता है कि आपको 8, 8:30 बजे डिनर कर लेना है, कुछ में 12 बजे बनना शुरू होता है, कुछ घरों में ये चीज़ें अलाउड है, वो चीज़ें अलाउड नहीं है, ऐसा होता है, वैसा होता है, अलग अलग चीज़ें होती है। कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे, नियम है आपके घर के, लेकिन वो लिखित में नहीं है, वो अलिखित में है। ओके, तो दो प्रकार का संविधान हो सकता है। इट कैन बी रिटन, लिखित हो सकता है जैसे कि भारत का, आपके स्कूल का, और ये अलिखित हो सकता है, वर्बल हो सकता है जैसे कि ब्रिटेन का, जैसे कि आपके घर का। तो यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई कि संविधान क्या होता है। नियम कायदे कानून जो भी होते हैं उसके कलेक्शन को हम संविधान बोलते हैं। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर संविधान ना हो तो क्या भैया काम नहीं चल सकता इसके बिना? क्यों जरूरत है हमें इस संविधान की, यानी कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, इसकी हम बात करते हैं। तो हमें संविधान की आवश्यकता कई कारणों से, अगर इसकी लिस्ट बनाई जाए तो इसमें 40-50 पॉइंट लिखे जा सकते हैं आराम से, तो इतना डीपली तो हमें नहीं जाना, लेकिन मोटे तौर पे समझ लेते हैं कि संविधान हमें क्यों जरूरी है, इसकी आवश्यकता क्यों है। पहला ये कि संविधान हमें बुनियादी नियमों का सेट प्रदान करता है, एक रूल सेट हो जाते हैं। जैसे गेम में होते हैं ना, आप क्रिकेट वगैरह खेलते हो, कुछ रूल फिक्स कर लेते हो कि यहाँ पे जाएगी तो आउट, और ये चीज़ होगी, ये नहीं होगी, कर लेते हो ना, खेलने का मजा आता है। तो यहाँ पे संविधान भी हमें कुछ बुनियादी नियमों का सेट प्रदान करता है, जो किसी समाज के सदस्यों के बीच में तालमेल बिठाता है। उससे क्या है, सामंजस्य बना रहता है कि ये सही है, ये गलत है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर हमारे पास नियम कायदे कानून ना हो तो झगड़ा होगा ना कि ये चीज़ गलत है, कैसे प्रूव करेंगे कि ये गलत है। उसके बाद तो जिसकी लाठी उसका भैंस हो जाएगा, यही हो जाए ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस होगी, क्योंकि फिर तो वही प्रूव करेगा कि हाँ मैं सही हूँ और आप गलत हो। अब जब अगर नियम तय होते हैं, हमारे कानून के अनुसार तय कर दिया ना कि ये सही है और ये गलत है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो संतरी हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो पीएन हो, देश के लिए सभी के लिए कानून एक जैसे हैं, और गलत होता तो हम भी उंगली उठा सकते हैं कि ये गलत है और ये सही है। तो गलत और सही चीज़ें वो प्रूव तभी होती है जब हमारे पास कुछ बुनियादी नियम हो। तो संविधान हमें कुछ बुनियादी नियमों का सेट प्रदान करता है, जिससे कि समाज के सदस्यों के बीच में तालमेल बना रहता है, विवाद की गुंजाइश, झगड़े की गुंजाइश कम हो जाती है। ओके, दूसरा है संविधान हमें क्यों चाहिए, क्योंकि संविधान ये तय करता है कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। अब संविधान है वो तय करता है कि चौधरी कौन बनेगा, देश के बारे में, राज्य में, स्कूल में कौन डिसीजन लेगा, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होगी, वो संविधान तय करता है। तो इसमें भी विवाद की गुंजाइश कम हो जाती है, किसी प्रकार का विवाद नहीं होता कि कौन डिसीजन लेगा। कि जैसे डिसीजन मेकर कौन होते हैं हमारे देश में, जो हम चुनते हैं उनको, तो कौन होगा वो किसने तय किया, वो संविधान ने तय किया। तीसरा, संविधान ये तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी, इसके बारे में भी संविधान ही स्पष्ट करता है। इसके लिए भी हमें चाहिए, क्योंकि संविधान ये बताता है कि इस टाइप से इलेक्शन होगा, इस टाइप से चुने जाएंगे, इस तरीके से लोगों को राइट टू वोट मिलेगा। ओके, तो सारी चीज़ें कौन स्पष्ट करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन स्पष्ट करता है। अपने यहाँ पे अलग सिस्टम है, अमेरिका में अलग चीज़ें, किसने स्पष्ट की, क्लियर किसने की, कॉन्स्टिट्यूशन ने। ओके, चौथा, संविधान सरकार की शक्तियों को भी स्पष्ट करता है, स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है,
कैसे कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, दोनों चीज़ों को क्लियर करता है। ये भी नहीं कि गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी करेगी, गवर्नमेंट यहाँ पे संविधान क्लियर करता है, बिल्कुल डिटेल में क्लियर करता है कि ये चीज़ें सरकार के गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी, इन चीज़ों के बारे में गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है, ये चीज़ें गवर्नमेंट नहीं कर सकती, यहाँ पे गवर्नमेंट की मर्जी नहीं चलेगी, और जो चलेगी तो वो कैसे चलेगी, वो सारी चीज़ें क्लियर करता है। तो इसमें जो निरंकुश शासन होता था ना पहले, निरंकुश मतलब जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, राजा वाला सिस्टम, उसके ऊपर रोक लग जाती है कि उसे भी इन्हीं नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। तो इसके लिए भी हमें संविधान चाहिए। पांचवा है समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार को सक्षम बनाना और समाज के विकास के लिए माहौल बनाना, इसके लिए संविधान जरूरी है। संविधान क्या करता है कि कुछ शक्तियां देता है सरकार को कि आपको ये करना है और इस तरीके से करना है। इससे क्या होता है कि देश में विकास की गति को एक तरीके से यूं कह दीजिए कि बूस्ट मिलता है। ओके, तो बूस्टर है वो कैसे मिलेगा, सरकार क्या कर सकती है, कहाँ से उसके पास पैसा आएगा, वो सारी चीज़ें क्लियर करता है हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ साथ संविधान है वो हमें चाहिए हमारे अधिकारों के लिए भी। संविधान हमें जैसे कुछ मौलिक अधिकार देता है, हमें कुछ कानूनी अधिकार देता है। ओके, और उन अधिकारों को गवर्नमेंट भी हमसे नहीं छीन सकती। तो वो चीज़ें किसने दी, हमें संविधान ने दिए ना। पहले राजतंत्र जो होता था, राजा वाला सिस्टम होता था, क्या ऐसी कुछ होते थे, अधिकार नहीं होते थे। तो उसके लिए भी हमें संविधान की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो हमें कुछ अधिकार देता है। इसके अलावा कानून के शासन के लिए, कि अगर हम बात करें कानून के शासन की, कानून का शासन है अपने देश में चाहे वो राजा हो या रंक हो, वहाँ पे मंत्री हो या संतरी हो, चाहे वो पीएम हो या पीएन हो, सबके लिए एक जैसे कानून है। और सरकार कैसे चलती है, गवर्नमेंट चलती है उसी कानून के अनुसार। कानून कहाँ से आएगा, जब हमारे पास संविधान होगा। तो कानून के शासन के लिए भी हमें संविधान की आवश्यकता होती है। अदरवाइज तो वही अंधा राज आ जाएगा ना, एक तरीके से जंगल राज आ जाएगा, राजतंत्र आ जाएगा कि राजा के मूड के ऊपर डिपेंड करेगा। राजा के मूड बन गया कि सैनिकों आक्रमण, तो आक्रमण हो जाएगा। ऐसी चीज़ें अब नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ पे संविधान होता है। ओके, आठवां है संविधान की आवश्यकता हमें समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए भी है। समानता कब होगी, जब सबके लिए एक जैसे नियम होंगे। नियम कब होंगे, जब संविधान होगा। न्याय कब होगा, जब सबके लिए एक जैसे नियम होंगे। कब होंगे, जब हमारे पास संविधान होगा। तो इन सभी कार्यों के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। ऐसे ही अन्याय की समाप्ति के लिए, ओके, शोषण को रोकने के लिए, ऐसे पॉइंट्स को हम लंबा खींच सकते हैं। तो बहुत सारे कार्य हैं जिनके लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। मोटे तौर पे हम रिवाइज कर लेते हैं। हमें संविधान की आवश्यकता होती है सरकार के गठन करने के लिए, सरकार की शक्तियों के निर्धारण के लिए, और नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए, कानून के शासन के लिए, समानता के लिए, अन्याय की समाप्ति के लिए। ओके, इन सभी कार्यों के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। उसके बाद आगे आता है कि संविधान निर्माण का तरीका, कि संविधान निर्माण का तरीका कैसे होना चाहिए। कि जो संविधान निर्माण का जो तरीका होता है ना, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि संविधान कैसा बनेगा। जैसे मान लीजिए घर में कुछ नया बन रहा है, खाने का कुछ बन रहा है, उसका मेथड कौन सा है, वो उसका जायका बताता है, स्वाद कैसा होगा। वैसे ही संविधान निर्माण का जो तरीका है वो तय करता है कि संविधान कैसा बनेगा। तो संविधान निर्माण के तरीके में क्या क्या आएगा, कि संविधान कैसे बना, संविधान किसने बनाया, और उनके पास कितना अधिकार था जिन्होंने संविधान बनाया। क्योंकि उससे ही वो चीज़ें क्लियर होगी कि संविधान बना कैसा है एग्जैक्टली, कि वो अच्छा है या बुरा है, उसमें कुछ कमियां है या नहीं है। तो कुछ देश, थोड़ा सा हम एग्जांपल लेते हैं कि कुछ ऐसे देश भी होते हैं जहां पर संविधान निष्क्रिय रहते हैं। निष्क्रिय मतलब संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। कई सारे देशों में ऐसा कुछ होता है। ऐसा कहाँ होता है, वहां होता है जहां पे संविधान को सैनिक शासन तैयार करते हैं। ओके, ऐसे काफ़ी सारे देश हैं जहाँ पे मिलिट्री रूल है, और वहाँ पे अगर वो संविधान तो बना देंगे नाम के लिए, लेकिन वो संविधान एक्टिव तरीके से लागू नहीं हो पाता। लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपनी मर्जी चलाई होती है, उन्होंने अपने चश्मे से संविधान को बनाया होता है, उन्हें अपने फेवर में कुछ नियमों को तय किया होता है। और जब फेवर में भेदभाव होगा, नियम तय इस तरीके से होंगे, तो कौन एक्सेप्ट करेगा। ओके, ऐसे देशों में संविधान आमतौर पर निष्क्रिय रहता है, कि लोगों की आस्था ही नहीं रहती। उन्हें लगता ही नहीं कि हम एक देश, एक कानून के इस टाइप के सिस्टम के साथ रह रहे हैं। उन्हें लगता है कि भाई कुछ भी कर लो, नियम तो उन्हीं के अकॉर्डिंग है, जब मर्जी वैसे तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इसी टाइप से तो संविधान चलता है उनका, इसी टाइप से बनाया जाता है। जब भी गवर्नमेंट आती है उसमें बदलाव कर देते हैं। ओके, तो वहाँ पर आस्था नहीं रहती, विश्वास नहीं रहता। हमारा टूट विश्वास है। देख लीजिए अपने देश में हमारा संविधान है, जब बनाया गया था लगभग हम अगर बात करें तो 75 ईयर्स के आसपास हो चुके हैं बने हुए संविधान को, और उसमें कहीं कभी भी कोई भी समुदाय उंगली नहीं उठाता कि संविधान गलत है। नहीं,
कहीं पर भी। तो एक तो ये कि जहाँ पर सैनिक शासक होते हैं वो तैयार करते हैं, तो वहाँ पे आस्था विश्वास कम हो जाता है संविधान में, क्योंकि वहाँ पे गड़बड़ी की गुंजाइश होती है, भेदभाव की गुंजाइश होती है। दूसरा, अगर अलोकप्रिय नेताओं द्वारा तैयार किया गया हो, मान लीजिए कि कोई सरकार बनी हो, जबरदस्ती की सरकार है, करप्ट गवर्नमेंट बनी है और किसी तरीके से करप्शन करके गवर्नमेंट बनी है, अगर वो संविधान तैयार करे तो लोगों का उन नेताओं के ऊपर भी अगर विश्वास नहीं है और वो संविधान तैयार करें तो लोगों का विश्वास नहीं रहेगा, वहां पर भी संविधान है उसकी उतनी ज्यादा मान्यता नहीं होगी। ओके। तीसरा, अगर उन लोगों द्वारा तैयार किया गया संविधान जो जनता के हितों को ध्यान में ना रखते हो, यानी कि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे नेताओं ने तैयार कर दिया संविधान जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं है, मतलब इतने पॉपुलर नहीं है, लोकप्रिय नहीं है, तो वहां पर भी संविधान को लेकर के उतनी आस्था नहीं होती, लोगों का विश्वास नहीं रहता। तो अगर ये सब कुछ होता है तो उन देशों में कभी संविधान है वो लंबा नहीं चलता, टिकता नहीं है, बार बार चेंज होता रहता है। अपने पड़ोसी देश नेपाल की बात करें, बेल्जियम के बारे में हम आगे 10th क्लास में हम पढ़ के आ चुके हैं कि 4 बार संविधान में चेंज हुए थे। तो वहाँ पर इस टाइप से फिर चेंज होते रहते हैं, फ्रीक्वेंट चेंज होते हैं, लगातार चेंज होते हैं। अगर हम अपने देश की बात करें, अपने देश के साथ साथ हम साउथ अफ्रीका की बात करें, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, तो यहाँ के जो संविधान है वो काफ़ी सफल है। वर्ल्ड के, अगर हम विश्व की बात करें तो सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूएसए के संविधान की बात आती है। क्यों सफल है? इसका कारण ये कि ये जो संविधान है वो लोकप्रिय राष्ट्रीय आंदोलनों के परिणाम स्वरूप बनाए गए हैं, यानी कि एक लंबे आंदोलन चले हैं और उसके बाद जो लोकप्रिय नेता थे, जो आम लोगों से जुड़े हुए थे, जिनको आम लोगों की समस्याओं के बारे में पता था, उन्होंने इस संविधान को तैयार किया है। तो इसीलिए संविधान है स्वीकार्य भी है और ये संविधान बेहतर भी माने जाते हैं, क्योंकि इसमें कहीं पे पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं रही है और दूरदृष्टि यानी कि लंबी दूरी का सोच करके इन संविधानों को तैयार किया गया है। ओके, तो यहां पर हमने देखा कि संविधान बेहतर बने तो उसके लिए कौन सी बातें मैटर करती है। मैटर करता है कि लोग जो बनाने वाले वो कौन हैं, कितने लोकप्रिय हैं, कितनी जमीनी या जनता से जुड़े हुए, और जिन देशों में संविधान लोकप्रिय नहीं होता तो वहां क्या कमियां होती हैं। अब हम थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे नेपाल के संविधान का। नेपाल का जो संविधान है उसका हम एग्जांपल लेंगे कि इसी प्रकार का संविधान जैसे भारत का है, लोकप्रिय संविधानों में से एक आता है, जबकि नेपाल है वहां पे हमेशा से गड़बड़ रही है। तो वहां पे क्या गड़बड़ रही है कि नेपाल में संवैधानिक विकास को लगभग जो 68 साल का उनका 68 ईयर्स के आसपास का 68 to 70 ईयर्स के आसपास का जो उनका इतिहास रहा है, वहां पर नेपाल ने अलग अलग समय में लगभग 7 संविधानों को तैयार किया। ओके, 7 अलग अलग संविधान बने, यानी कि एक बना उसके बाद दोबारा बना। कब बने? जैसे 1948 में बना, 1951 में फिर दोबारा से बनाना पड़ा, फिर 1962 में दोबारा से बना 1962 में, फिर 1969 में दोबारा से बना, यहाँ 59 की वजह 69 में फिर बना, फिर 1990 में बना, फिर 2007 में बना, उसके बाद 2015 में अभी लेटेस्ट बना है। ओके, और इसमें अभी जो लेटेस्ट बना है उसमें 35 भाग हैं, 308 अनुच्छेद हैं, 9 अनुसूचियां हैं, बहुत कुछ है। लेकिन देखिए 7 बार बदल चुका है। तो इसका कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि जिन लोगों ने संविधान को तैयार किया था वो जनता से जुड़े हुए नहीं थे, वो लोकप्रिय नहीं थे और कहीं ना कहीं पक्षपात किया गया था। तो इसीलिए वो बार बार गड़बड़ियां रही और देश में अस्थिरता भी लेकर के आए। देश के विकास की गति है वो हमेशा से धीमी रही, क्योंकि वहां पर नियम, कायदे, कानून ठीक से तय नहीं किए गए थे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है ना आपकी संविधान क्या होता है ये हमने समझा है, संविधान कितने प्रकार का होता है ये हमने समझा है। उसके बाद हमने समझा कि संविधान की जरूरत क्या है, क्यों है। उसके बाद हमने समझा कि संविधान कब अच्छा बनता है और कब अच्छा नहीं बनता, वो हमने समझा और एक नेपाल का एग्जाम्पल लिया। अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं कि भारतीय जो संविधान है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। ओके, उसकी कई सारी विशेषताएं हैं जो इसको अनूठा बनाते हैं, कुछ अलग बनाते हैं। तो इसमें से पहली जो विशेषता कि भारतीय संविधान है वो लिखित में है। क्लियर, पहला फीचर तो ये, जैसे हमने बात की कि लिखित हो सकता है, अलिखित हो सकता है, तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन कैसे? लिखित में, लिखा हुआ है, रिटन में। ओके, दूसरी विशेषता है कि ये न तो बहुत कठोर है न ही लचीला है। अब यहाँ देखिए कि मिक्स है ये। ओके, फ्लेक्सिबल भी है और रिज्ड भी है। फ्लेक्सिबल का होता है मतलब लचीला, बहुत लचीला भी नहीं है। जैसे कि कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनमें आसानी से बदलाव हो सकता है। संविधान में जो लिखा गया कुछ ऐसी धाराएं हैं, कुछ ऐसे नियम, कायदे, कानून, आर्टिकल्स हैं जिनमें बदलाव कर सकती है संसद, कैसे कि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर बदलाव कर सकते हैं। जबकि कुछ ऐसी धाराएं हैं जिसमें आसानी से बदलाव नहीं हो सकता, जिनमें विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी भी सहमति चाहिए, उनका भी बहुमत वहाँ पे पक्ष में होना चाहिए। कुछ ऐसी धाराएं हैं जहाँ पर बदलाव के लिए
आपको 2/3 बहुमत चाहिए। यानी कि इसको एक मिक्स तरीके से कि जो धाराएं, जो चीज़ें ये लगता था संविधान निर्माताओं को कि समय के अनुसार बदलने की आवश्यकता होगी, उनको थोड़ा सा हल्का छोड़ दिया गया। जो चीज़ें ये थी कि जो देश को कमज़ोर कर सकती है, उसमें सब लोगों की राय होनी चाहिए, उनको धाराओं को बदलने के लिए कुछ कड़े कानूनों का प्रावधान किया गया। तो हमारा संविधान न तो बहुत कठोर है कि उसको बदला ही ना जा सके, और न ही बहुत लचीला है कि हर कोई हर किसी चीज़ को बदल दे। ओके, तो ये एक यूनिक सी विशेषता है जिसको बहुत दूर का सोच करके तय किया गया था कि कोई गवर्नमेंट अगर अपनी तरफ से कुछ चीज़ों को बदलना चाहे तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होनी चाहिए जो देश के मूल स्वभाव से जुड़ी हुई है, जो संविधान की आत्मा है, उसमें बदलाव करना इतना आसान भी नहीं होना चाहिए। ओके, तीसरी जो विशेषता है कि भारत का जो संविधान है वो ऐसे लोगों द्वारा तैयार किया गया जो लोकप्रिय थे, जो जन नेता थे। ये भी एक बड़ी विशेषता है। जैसे अगर हम बात करें तो उसमें गांधी जी, हालांकि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बड़ा योगदान था उनका, क्योंकि वो आम जन से जुड़े थे। तो उन्होंने जो जो वादे कर रहे थे कि हमारा देश कैसा हो, तो उन सब चीज़ों को इसमें शामिल किया गया। चाहे वो हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, हम चाहे इसमें बात करें डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात करें, तो उन सभी लोगों की, उन सभी देशभक्तों की या स्वतंत्रता सेनानियों की जो देश की मिट्टी से जुड़े थे, उनके द्वारा तैयार किया गया। तो इससे इस तरीके से कह सकते हैं ये ज़्यादा स्वीकार्य भी है। ओके, ये ज़्यादा बेहतर तरीके से बन भी पाया है, क्योंकि इसमें चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे उत्तर भारतीय हो, चाहे वो दक्षिण भारतीय हो, चाहे पश्चिम भारतीय हो, चाहे पूर्वी भारतीय हो, हर एक की राय को अभिव्यक्ति मिली है, हर एक समाज के तबके की सोच है, उसको इसमें शामिल किया गया। तो ये भी हमारे संविधान को कुछ अलग बनाता है। इसके साथ साथ हमारे संविधान में चेक और बैलेंस की प्रणाली है। चेक एंड बैलेंस की प्रणाली क्या है कि इसमें हमने जैसे जो शक्तियाँ उसका बंटवारा 3 अंगों में किया। सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका हो गई, विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, न्यायपालिका हो गई। अब जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, ये एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण भी रखते हैं। इनको अलग अलग शक्तियां दी गई, लेकिन एक दूसरे की शक्तियों के ऊपर ही नियंत्रण रखते हैं। मान लीजिए कि जैसे विधायिका कुछ गड़बड़ करती है तो न्यायपालिका उसको रोक सकती है। ओके, उसके ऊपर जैसे कोई भी अगर कानून बनाया जाता है और अगर न्यायपालिका को लगता है कि ये सही नहीं है, तो उसको क्या डिक्लेयर किया जा सकता है, असंवैधानिक डिक्लेयर किया जा सकता है। ऐसे ही अगर कार्यपालिका कुछ गलत करती है, न्यायपालिका उसके ऊपर रोक लगा सकती है। ऐसे अगर न्यायपालिका में कुछ गड़बड़ होती है तो जो हमारी विधायिका है उसको नियंत्रित कर सकती है। तो इस तरीके से कुछ एक बड़ा सा सिस्टम बनाया गया है कि कोई भी एक अंग सरकार का अपनी मनमर्जी, मनमानी नहीं कर सकता। तो ये हमारे संविधान की एक विशेषता है जिसके कारण गवर्नमेंट है वो बेहतर तरीके से आगे चल पा रही है। इसके साथ साथ हमारे जो संविधान है वो एक सजीव दस्तावेज है। सजीव दस्तावेज का मतलब है कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ऐसा नहीं कि बन गया। ये टाइम के अकॉर्डिंग ये भी ग्रो कर रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग ये भी चेंज हो रहा है। इसमें हम बदलाव करते आ रहे हैं, संविधान संशोधन करते हैं। 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। ओके, जिनको हम इंग्लिश में कहेंगे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। तो जैसे जैसे हमें कुछ नए नियमों कानूनों की आवश्यकता हो, जैसे जैसे हमें लगता है कि नहीं अभी इस टाइप के नियम तय होने चाहिए, तो हम उसमें संविधान में संशोधन कर लेते हैं। तो ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो हमारे साथ साथ टाइम के साथ साथ देश के विकास के साथ साथ ये भी बदल रहा है। ओके, तो ये भी एक बड़ी विशेषता कि ये नहीं कि तब का है तो उसको हमें ढोना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके साथ साथ जो हमारा संविधान है उसमें भारत को संघीय और लोकतांत्रिक देश डिक्लेयर किया गया। तो ये हमारे संविधान की बड़ी विशेषता में से एक आता है। संघीय देश की भारत क्या राज्यों का संघ है। ओके, राज्यों का संघ है, तो भारत एक विशाल देश है। तो हमने शासन प्रशासन की दृष्टि से कि बेहतर तरीके से तालमेल रहे, हमने अपने आप को कुछ राज्यों में बांट लिया है। राज्यों की शक्तियाँ अलग है और जो हमारी केंद्र सरकार है उसकी शक्तियां अलग है, उनका स्पष्ट बंटवारा किया गया। तो भारत को एक संघीय देश डिक्लेयर किया गया। साथ ही साथ लोकतांत्रिक देश डिक्लेयर किया गया कि देश में जो शासकों का चुनाव हो वो जनता करेगी। लोकतांत्रिक देश वही होता ना कि डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी होती है, जहां पर जनता है वो शासकों का सरकार का चयन करती है। डेमोक्रेसी is a type of government in which people can choose their government and people can change their government। चूज भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी विशेषता है कि भारत को संविधान के द्वारा लोकतांत्रिक और संघीय देश है वो घोषित किया गया। इसके साथ साथ भारतीय संविधान के द्वारा भारत को गणतंत्र देश है वो भी डिक्लेयर किया गया। गणतंत्र देश कौन सा होता है? वो देश जिसका मुखिया चुना हुआ होता है। जैसे भारत में देश के मुखिया कौन है? राष्ट्रपति है, चुने हुए ना। तो भारत गणतंत्र देश है, रिपब्लिक कंट्री है। और ब्रिटेन है वो रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहाँ देश के मुखिया क्वीन एलिजाबेथ है, महारानी है, तो वो चुनी भी नहीं है, तो वो क्या रिपब्लिक नहीं है। तो ये चीज़ें हमारे संविधान से निकल के आई कि
हमारा देश कैसा बनेगा। इसके साथ साथ कानून के समक्ष समानता को सुनिश्चित करता है हमारा संविधान कि सभी के लिए एक जैसे नियम रहेंगे, वन नेशन वन रूल, ओके, वन नेशन वन लॉ, चाहे वो पीएम हो चाहे वो पीएन हो, सबके लिए एक जैसे नियम कायदे कानून है। जैसे अपने यहाँ पे वोट डालने के अधिकार की बात करते हैं तो एक जैसा है कि एक व्यक्ति है, एक वोट है, एक मोल है, कोई भी हो, चाहे ऐसा नहीं कि अंबानी अडानी या कोई भी हो जिसके पास पैसा बहुत है तो उनके वोट अलग माने जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, सबके बराबर हैं। तो ये भी हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। इसके साथ साथ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यहाँ पे सबको एक समान वोट डालने का अधिकार दिया गया है हमारे संविधान के द्वारा, कि चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो, किसी भी रंग रूप से हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, कोई भी हो, हमारे देश का नागरिक होना चाहिए पहली चीज़। उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, बाकी सबको एक समान रूप से वोट डालने का अधिकार दिया गया है। तो ये भी हमारे संविधान की एक बड़ी विशेषता है। जैसे काफ़ी सारे देश हैं जो हमसे ज़्यादा विकसित हैं, लेकिन वहाँ पे एक लंबे संघर्ष के बाद लोगों को एक समान वोट डालने का अधिकार मिला था। हमने शुरुआत से ही सबको एक समान वोट डालने का अधिकार दिया। जैसे आपने पिछली क्लास में 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि फ्रांस में, जहाँ फ्रांस की क्रांति बहुत पहले हो गई थी, जहाँ स्वतंत्रता समानता की बात बहुत पहले हो गई थी, 1946 में जाकर के महिलाओं को राइट टू वोट मिला था। और अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो लोकल गवर्नमेंट में राइट टू वोट मिल गया, लेकिन अभी भी महिलाओं को सब जगह इक्वल राइट टू वोट नहीं मिला। हमारे देश में उस शुरुआत से ये चीज़ें हो गई थी। तो ये भी एक बड़ी विशेषता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की। उसके बाद मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हैं संविधान से, हर एक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के, उसको गवर्नमेंट भी हमसे नहीं छीन सकती। तो ये भी एक बड़ी विशेषता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं हमारे संविधान की। अगर हम इसको लिखते जाएं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इतनी आपके लिए काफ़ी रहेगी। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान तैयार कैसे हुआ है, किस तरीके से इसको तैयार किया गया। भारतीय जो संविधान है इसको एक चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया। भारतीय संविधान को चुनी हुई एक संविधान सभा है उसके द्वारा तैयार किया गया, और इसकी पहली जो बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ओके, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। और पहली बैठक में जो वात्स्यायन हीरानंद अगेय जी है उनको अंतरिम तौर पे अध्यक्ष चुना गया था। अंतरिम मतलब वो सबसे ज़्यादा एज के थे, उम्र के थे, तो उनको अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग होती है, और 11 दिसंबर को जब दूसरी मीटिंग होती है तो उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो बाद में आगे चल के हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बनते, उनको इस सभा का स्थायी तौर पे अध्यक्ष चुना जाता है। यानी कि संविधान निर्माण करने की जो गाड़ी थी उसके पायलट जो चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल के हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली इसकी मीटिंग होती है, और उसमें वात्स्यायन हीरानंद अगेय जी है वो इसके अंतरिम तौर पर, अस्थायी तौर पे अध्यक्ष चुने जाते हैं। और 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनका अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और इस जो शुरुआत में संविधान सभा थी उसमें 389 सदस्य थे। कितने थे? 389 सदस्य इसमें थे। ओके, इतने सदस्यों का चुनाव किया गया था। और कैसे चुनाव किया गया था कि भारत सरकार अधिनियम 1935, जो उस वक्त का संविधान लगा लीजिए, उस टाइम में यही था ना, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके तहत प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य चुने गए थे। 19 सदस्यों ने अप्रत्यक्ष तौर पर इन सदस्यों का चुनाव किया था, यानी कि डायरेक्ट तौर पे चुनाव नहीं होते, क्योंकि हमने पहले से कुछ सदस्य चुन रखे थे, और जो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य थे उन्होंने फिर इन सदस्यों को चुना था। हालांकि इन सदस्यों में पूरे देश के हर कोने के, हर वर्ग के, हर धर्म के, हर तबके के लोग थे, वो शामिल थे। उनको खास तौर पे रिजर्वेशन दिया गया था कि कोई भी तबका, कोई भी वर्ग, कोई भी कोना देश का छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संविधान पूरे देश के लिए तैयार किया जा रहा है। संविधान सभा का गठन है वो कैबिनेट मिशन, जो ब्रिटिश कैबिनेट की एक समिति आई थी कि किस तरीके से देश को आज़ाद किया जाएगा, उसको लेकर के सुझाव दिए गए थे। तो उनके सुझावों के द्वारा, उनकी जो योजना थी उसके द्वारा इसका गठन किया गया था, क्योंकि उन्हीं के जो मार्गदर्शन में ये सब कुछ सारे कार्य किया जा रहा था। कि उनका एक कंडीशन ये थी कि देश को आज़ाद करने से पहले आपका संविधान तैयार हो जाना चाहिए। तो उसी के अनुसार इस संविधान सभा का गठन किया गया था। ओके, यानी कि कितने सदस्य थे? 389 थे। और पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद विभाजन हो जाता है इन बिटवीन, यानी कि देश का संविधान तो तैयार बीच में हो ही नहीं पाता, उसी से पहले देश को आज़ादी प्राप्त हो जाती है। ओके,
15 अगस्त 1947 को, और उस वक्त विभाजन हो जाता है। तो भारत की जो संविधान सभा होती है, भारतीय संविधान सभा, उसमें 299 मेंबर्स रह जाते हैं। बाकी कहाँ चले जाते हैं? पाकिस्तान की संविधान सभा में। ओके, यानी कि सदस्य कम हो जाते हैं। और भारतीय संविधान फाइनली 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो जाता है। इसमें लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन के आसपास का समय लगता है। और जब ये बन करके तैयार हुआ था तो उस वक्त 289 सदस्य रह गए थे, यानी कि 10 सदस्य थे जिनकी मृत्यु हो गई थी इन बिटवीन, इसी समय के दौरान। ओके, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान है वो बन करके तैयार हो जाता है। इसलिए हम 26 नवंबर को हर वर्ष संविधान के दिवस के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें आगे थोड़ी सी समझनी है कि बन करके हमारा कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को, यानी कि लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। लेकिन इसको हमने लागू नहीं किया था उस वक्त। लागू कब किया था? लागू किया था यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को। ओके, 24 जनवरी 1950 को इसको अंतिम रूप से पारित किया गया था। इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे। उस वक्त 5 सदस्य और कम हो गए, 284 सदस्यों के साइन हुए थे। ओके, यानी कि 299 में से 284 के साइन हुए थे, 15 की इस दौरान मृत्यु हो चुकी थी। ओके, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है, पूछ भी लिया जाता है, और होना भी चाहिए, एक लॉजिक भी बनता है कि 26 नवंबर 1949 को जब तैयार हो गया था तो उस वक्त लागू क्यों नहीं किया? चलो 26 को नहीं करना था, बिजी थे, 1 दिसंबर को कर देते, 26 दिसंबर को कर देते, 1 जनवरी को कर देते, 26 जनवरी ही क्यों चुना? तो इसका पीछे अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में, अगर इतिहास में जाएं तो हमें पता लगेगा कि एक महत्वपूर्ण डे था। जैसे जो कांग्रेस पार्टी थी, जिसका देश की आज़ादी में एक बहुत बड़ा योगदान था, तो कांग्रेस पार्टी की हर वर्ष उस वक्त अधिवेशन हुआ करती थी, यानी कि एक एनुअल मीटिंग हुआ करती थी। तो दिसंबर 1929 में, दिसंबर 1929 में जो मीटिंग हुई थी वो लाहौर में हुई थी, जिसको लाहौर अधिवेशन कहा जाता है। जो लाहौर अधिवेशन था वो बड़ा ऐतिहासिक था, हिस्टोरिकल था। 3 कारणों से हिस्टोरिकल था। एक तो पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस पार्टी का कोई युवा नेता था, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना था, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उससे पहले बुजुर्ग ही अध्यक्ष बनते थे। एक तो ये बदलाव आया था। दूसरा बदलाव ये आया था कि कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया था। पहले हमारी डिमांड थी स्वराज, यानी कि नीचे की गवर्नमेंट कुछ शक्तियां हमें दे दी जाए, व्यापार करते रहो, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस बार हमने कहा कि पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, उससे कम में हम नहीं मानने वाले, आपको बोरिया बिस्तर लेकर के जाना ही पड़ेगा। बड़ा एक डिसीजन था, जिसके बाद हमने ठान लिया था कि नहीं, उससे कम नहीं, अंग्रेजों को जाना है तो मतलब जाना है। एक तीसरी बड़ी चीज और हुई थी, उसी अधिवेशन में एक और प्रस्ताव पारित हुआ था कि हर वर्ष 26 जनवरी 1930 से हर वर्ष 26 जैन को, 26 जनवरी को हम आज़ादी दिवस मनाया करेंगे। कब तक? जब तक हम वास्तविक रूप से आज़ाद नहीं हो जाते। तो वो जो दिन था बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस दिन का एक बड़ा योगदान था हमारे देश की आज़ादी में, क्योंकि उसी दिन हम तय करते थे आगे क्या किया जाए। वो दिन जोश भरता था। उस दिन को यादगार बनाए रखने के लिए हमने ये डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1950 को हम अपने संविधान को लागू करेंगे, और उसी दिन हम रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन हम रिपब्लिक बने थे। क्योंकि उससे पहले तो देश का मुखिया चुने हुए नहीं थे, उस दिन से चुने हुए मुखिया मिले थे। ओके, तो ये इसका कुछ इतिहास है जिसका पॉलिटिकल साइंस से लेना देना नहीं है, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए ज़रूरी है। भारतीय संविधान के अगर बनने की प्रक्रिया की कुछ और विशेषताओं की बात करें तो भारतीय संविधान का केवल एक प्रावधान ऐसा था जिस पे कोई बहस नहीं हुई थी, वो था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। बाकी पे डिबेट हुई थी। जैसे संविधान का मसौदा एक बार तैयार हो गया था, तो तैयार होने के बाद भी 2000 से ज़्यादा उसमें चेंजेज आए थे, क्योंकि डिबेट हुई थी क्या सही है क्या गलत है, ऐसे ही तैयार नहीं हुआ था। उसमें से यही एक प्रावधान था जिसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हुई थी, कि भाई सबको लगता था कि हाँ, बिना किसी भेदभाव के सबको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। भारतीय संविधान सभा में अलग अलग विषयों पे 8 प्रमुख समितियां थी। वैसे बहुत सारी समितियां थी, लेकिन 8 प्रमुख समितियां थी, और उन समितियों ने संविधान के अलग अलग भागों को तैयार किया था। और उन समितियों के अध्यक्ष कौन थे? उनमें थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वो इन सभी में से जो मुख्य 8 समितियां थी उनके अध्यक्ष थे, जिन्होंने संविधान के अलग अलग भाग को तैयार किया था। और संविधान को पूरा करने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। तो ये थी प्रोसेस की, किस तरीके से हमारा संविधान तैयार हुआ था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, उद्देश्य संकल्प की। आपके एनसीईआरटी की बुक में अलग से इसको मेंशन किया गया कि ये क्या है। एक चीज़ तो ये समझनी है
कि 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की मीटिंग हुई थी, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ओके, जैसे मान लीजिए कि आपकी समझ लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका इंटर क्लास का एक क्लासरूम डेकोरेशन कंपटीशन होना है, ठीक, कि क्लास वाइज आपका कंपटीशन होना है। तो उसमें ये कि एक पहले दिन आपको बताएंगे, आपके क्लास इंचार्ज बताएंगे कि हमें क्या करना है, कि हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ करनी है, हमें ये चीज़ करनी है, हमें ये चीज़ करनी है, हमें इस टाइप से करना है। तो वो क्या है, वो उद्देश्य हो जाते हैं हमारे एम ऑब्जेक्टिव कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक। मोटे तौर पे चीज़ें डिस्कस होती हैं, बाद में छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस होती है, क्या कलर होगा, किस तरीके से होगा, कौन करेगा। पहले तो हम मोटे तौर पे देखते हैं ना कि हमें ये चीज़ें करनी है, इस वॉल को सजाना है, बोर्ड को सजाना है, हमें रंगोली बनानी है, हमें अपने बेंचेस को ठीक से सेट रखना है, साफ सफाई करनी, मोटे तौर पे वो उद्देश्य हो गए। ऐसे ही जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था कि भाई हमने संविधान सभा बना ली, हमें करना क्या है। तो उन्होंने मोटे तौर पे बताया था कि हमें ये चीज़ें ध्यान में रख करके संविधान बनाना, आगे आगे फिर जो जो प्रॉब्लम आएगी देखते जाएंगे। ओके, तो प्रस्तावना में 8 मुख्य मूल्यों के लिए ऐतिहासिक जो प्रस्तावना थी, वो 8 मुख्य मूल्यों के लिए ऐतिहासिक आधार पर प्रस्तुत की गई थी, यानी कि 8 मुद्दों की बात की गई थी कि ये चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रख करके हमारा संविधान बनना चाहिए। जैसे उसमें समानता थी कि जो संविधान बनेगा उसमें सब कुछ सबके लिए एक बराबर होना चाहिए, उसमें स्वतंत्रता के ऊपर फोकस रहेगा, उसमें लोकतंत्र की बात थी, उसमें गणतंत्र की बात थी, उसमें संप्रभुता की बात थी कि हम किसी के अंडर में नहीं रहेंगे, हम अपने देश में अपनी चलेगी, हम एकल नागरिकता के साथ चाहेंगे, हम संघीय जो व्यवस्था उसके साथ चाहेंगे, यानी कि वो चीज़ें शामिल की गई थी। और फिर उसी के अनुसार संविधान को तैयार किया गया था कि हाँ, हमें ये चीज़ें देश के संविधान में देनी है, ये चीज़ें हमें लोगों को देनी है। तो उसे कहा गया था उद्देश्य संकल्प या फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। कब पास हुआ था ये? प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था और ये उसमें मुख्य बिंदु थे। उसके बाद एक और चीज़ जो हमारे संविधान में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है संस्थागत व्यवस्था, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। कि सरकार को चलाना सिर्फ ये नहीं कि नियम तय कर दिए, उसके लिए संस्थाएं चाहिए होती है। तो संविधान सभा ने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जैसी विभिन्न संस्थाओं के बीच में सही संतुलन विकसित करने में बहुत समय लगाया था कि किसको क्या शक्तियां दी जाए और कैसे ये इंश्योर किया जाए कि कोई गड़बड़ नहीं करेगा। तो इसके लिए संसदीय स्वरूप को हमने अपनाया। कैसे संसद बनेगी, ऐसे लोग चुनेंगे अपनी सरकार को और जिस दल को बहुमत बनेगा वो सरकार बनाएगा। ओके, इस तरीके से नेताओं को चुना जाएगा, एमपी एमएलए को चुना जाएगा। और संघीय व्यवस्था को भी हमने अपनाया कि राज्य होंगे, राज्यों की अपनी शक्तियां होगी, केंद्र की अपनी शक्तियां होगी, विधायिका अलग, कार्यपालिका अलग, न्यायपालिका अलग, केंद्र और राज्य सरकार है उनके बीच में संतुलन बनाना वो अलग तरीके से, यानी कि इन सारी चीज़ों के बारे में सोचा गया था। तो ये भी एक बड़ा काम था, बड़ा टास्क था संविधान सभा के सामने कि हम कैसे लेकर के चलें कि कार्यपालिका क्या करेगा, न्यायपालिका क्या करेगा, विधायिका क्या करेगा, संसद के लिए कैसे चुनाव होगा, ओके, राज्य की क्या शक्तियां होगी, केंद्र की क्या शक्तियां होगी। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बड़ी कह सकते हैं कि मत्थापच्ची की गई थी, तब जाकर के हमारा संविधान तैयार हुआ है। तो वो एक बड़ा टास्क था। तो इस तरीके से संस्थागत व्यवस्था की गई थी। अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए कि संस्थागत व्यवस्था कैसे तैयार की गई थी, उसमें आप बताओगे कि सरकार के 3 अंग निश्चित किए गए थे, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, और उन सभी के अलग अलग अधिकार क्षेत्र, अलग अलग शक्तियां हैं वो निश्चित की गई थी। साथ ही साथ शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच में भी बांट दिया गया था। केंद्र सरकार की शक्तियां अलग है और राज्य सरकार की शक्तियां अलग है। इसके लिए संविधान में 3 सूचियों में बांटा गया मुख्य तौर पे। उसमें संघ सूची है जिसमें जितने भी बिंदु दिए गए उनके ऊपर कानून सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। राज्य सूची के ऊपर राज्य सरकार बना सकती है। इसके अलावा संवर्ती सूची, उस पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन कोई विवाद हो तो केंद्र सरकार की चलेगी। और एक अवशेष सूची भी रह गई है। अवशेष सूची मतलब कि अगर कोई भी कानून ऐसा है कि तीनों सूचियों में नहीं आता, वो केंद्र सरकार के पास आ गया। तो ये संतुलन भी बहुत अच्छे तरीके से बिठाया गया था। उसके बाद है कि भारतीय संविधान, अब हमने इतनी चीजें समझ ली, अब लास्ट हमारा टॉपिक है कि भारतीय संविधान में काफी सारी चीजें हमने दूसरे देशों से ली है। तो क्या हमने कहाँ से लिया, ये आपके 1 मार्कर जो क्वेश्चन रहेंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, जैसे ब्रिटेन या अमेरिका के संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आए भी हैं कि क्या लिया गया, हमने कहाँ से लिया है। तो ब्रिटेन का जो संविधान है उससे हमने बहुत सारी चीज़ें ली है। वैसे कोई भी चीज़ अच्छी चीज़ें हो किसी और से अगर हम लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ओके। हालांकि आमतौर पे कई बार कह दिया जाता है कि कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, लेकिन बुराई नहीं है कि हमने जो चीज़ें हमें लगा कि वो चीज़ें वहाँ से बेटर तो उठा ली हमने,
दे दी। तो इसमें ब्रिटेन का जो संविधान है उससे हमने लिया पहली चीज़ कि नाम मात्र का प्रमुख होगा। जैसे ब्रिटेन में क्या होता है, महारानी है, ओके, तो वहाँ पे उनके पास शक्तियाँ नहीं होती, नाम के मुखिया हैं। अपने देश में भी जो राष्ट्रपति हैं वो नाम मात्र के मुखिया होते हैं, उनके पास वास्तविक एक्चुअल में पावर नहीं होती, ओके। कहने को तो उन्हीं के नाम पे देश चलता है, लेकिन एक्चुअल जो पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, क्योंकि राष्ट्रपति सीधे तौर पे जनता द्वारा चुने नहीं जाते, जो चुने जाते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, तो उनके पास शक्तियां ज़्यादा हमने दी है। तो ऐसा हमने कहाँ से लिया, हमने ब्रिटेन से सीखा, वहाँ से कॉपी पेस्ट किया। ऐसे ही मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली, कि मंत्री होंगे, उसमें कैबिनेट मंत्री होंगे, उसमें स्टेट मिनिस्टर्स होंगे, उसमें स्टेट मिनिस्टर्स इंडिपेंडेंट होंगे, स्वतंत्र होंगे, तो ये सारी चीज़ें भी हमने वहाँ से उठाई है। ऐसे ही प्रधानमंत्री का पद, कि प्रधानमंत्री होंगे कौन से, कि सभी पूरे देश से इलेक्शन होंगे और जिस पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलेगी, यानी बहुमत मिलेगा, आधे से एक ज़्यादा सीट मिल जाएगी, या उस गठबंधन को अगर अकेली पार्टी को नहीं मिलती तो उसका जो मुखिया होगा, लीडर जो होगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये भी हमने वहीं से कॉपी किया, वहाँ पे ऐसा था, वो हमने एज इट इज उठा लिया। ऐसे ही संसदीय प्रकार की सरकार होगी, कि हमारे यहाँ पे संसद है, उसमें लोकसभा के चुनाव होंगे, राज्यसभा के अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होंगे। जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें जिस दल को बहुमत मिलेगा उसकी सरकार बनेगी, तो ये भी हमने वहीं से कॉपी किया है। ऐसी द्विसदनीय संसद, कि ये आइडिया भी हमने वहीं से लिया कि दो प्रकार के सदन होने चाहिए, एक लोकसभा और राज्यसभा अपने यहाँ पे, वहाँ पर भी इसी टाइप से है। तो वो चीज़ें हमने ब्रिटेन से ली। ऐसे ही हमने जैसे ब्रिटेन की तरह हमने निचला जो सदन है, लोअर हाउस है, वो ज़्यादा पावरफुल है। हमारे यहाँ पे अपर हाउस कौन सा है, ऊपरी सदन है राज्यसभा, निचला सदन है, निम्न सदन है वो हमारा लोकसभा, लेकिन शक्तियाँ निम्न सदन के पास ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जनता से डायरेक्ट चुन करके एमपीज पहुँचते हैं। तो ऐसा हमने वहाँ से कॉपी किया है। ऐसे निचले सदन के लिए मंत्रिपरिषद जिम्मेवार रहेगा, यानी कि बहुमत यहाँ पे लोकसभा में होना चाहिए, वो चीज़ें हमने वहाँ से कॉपी की है। ऐसे ही लोकसभा में अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा, वो भी हमने वहीं से लिया है। ऐसे ही कानून बनाने की प्रक्रिया, ये भी हमने ब्रिटेन से कॉपी की है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं अमेरिकी संविधान की, कि अमेरिका का जो संविधान है वहाँ से हमने क्या क्या लिया। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया मौलिक अधिकार, वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स है, तो वहाँ से हमने यहाँ पे ले आए कि इस टाइप से हमारे लिए संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, वो सारे हमने वहाँ से कॉपी किए हैं। ऐसे ही स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए, वो हमने वहाँ से देखा कि इस टाइप से होगा। ऐसे ही उपाध्यक्ष का या उपराष्ट्रपति का जो पद है, ओके, उपाध्यक्ष नहीं उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति का जो वाइस प्रेसिडेंट का पद है, तो वो चीज़ें भी हम कहाँ से लेके आए, हम अमेरिका से लेकर के आए हैं। ऐसे ही सोवियत संघ का जो संविधान है, तो वहाँ से भी हमने कुछ चीज़ें चुराई है, कुछ चीज़ें हमने वहाँ से ली है। तो उसमें मौलिक कर्तव्य हमारे कुछ, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, तो कुछ ड्यूटीज़ भी है, 11 ड्यूटीज़ है, पहले 10 थी। तो वो ड्यूटीज़ हमने कहाँ से ली, हमने यूएसएसआर सोवियत संघ की संविधान से चुराई है, वहाँ से हमने लिया है। ऐसे पंचवर्षीय योजना की जो योजना थी, पंचवर्षीय योजना चलती थी, तो वो चीज़ें भी हमने वहीं से ली है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है, वहाँ से भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ली है, जहाँ से हम प्रेरित हुए। तो इनमें है समवर्ती सूची, कि एक ऐसी सूची होनी चाहिए जिसके ऊपर कानून राज्य और केंद्र सरकार दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर विवाद हो जाए तो किसकी चलेगी, केंद्र सरकार की चलेगी। जैसे आपकी क्लास में कौन कैसे क्या बैठेगा, ये चीज़ें आपके क्लास इंचार्ज तय करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल भी तो तय कर सकते हैं। अगर विवाद हो जाए तो किसकी चलेगी, प्रिंसिपल सर या मैम की चलनी है। तो वही चीज़ें, ये समवर्ती सूची होती है। तो ये चीज़ें हमने कहाँ से ली, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी, कि ऐसी लिस्ट भी होनी चाहिए। प्रस्तावना, हमारी जो प्रस्तावना शुरुआत में दी गई है, ओके, शुरुआत में दी गई हम भारत के लोग देश के लिए, तो वो चीज़ें आपकी बुक में दी गई प्रस्तावना, तो वो कहाँ से ली हमने, उसकी लैंग्वेज जो है वो हमने एज इट इज़ ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई है। व्यापार वाणिज्य या फिर इस प्रकार के आपसी जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड जो संबंध से रिलेटेड जो प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। इसी तरीके से जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे भी हमने काफ़ी कुछ चीज़ें ली है, जैसे कानून जिस पर सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है, कि कैसे कार्य करेगा, उसके फंक्शंस क्या होंगे, उसकी शक्तियाँ क्या होगी, ये हमने जो जापान का संविधान है वहाँ से कॉपी किया है। ऐसे जर्मनी से हमने लिए कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। ये चीज़ें हमने कहाँ से उठाई है, ये हमने उठाई है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, कि अगर इमरजेंसी आती है देश में तो कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित भी किया जा सकता है, सस्पेंड भी किया जा सकता है। ऐसे हमने कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से कुछ चीज़ें ली है। कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहाँ से लिए, जैसे कि केंद्र सरकार है उसके पास शक्तियाँ ज़्यादा रहेगी, लेकिन राज्य सरकारों के पास भी कुछ शक्तियाँ होंगी। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा वो हमने
जो कनाडा का संविधान है वहाँ से लिया है। ऐसे केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ आएगी, यानी कि जो संघ सूची है, जो आपकी राज्य सूची है, जो आपकी संवर्ती सूची है, अगर इन तीनों में कोई भी ऐसा है कि कोई विषय इन तीनों में नहीं आ रहा तो वो अवशिष्ट में आ जाता है। और इसके ऊपर कानून कौन बना सकता है? केवल और केवल संघ सरकार बना सकती है। ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है। ऐसे ही आयरलैंड का जो संविधान है, यहाँ से भी हमने कुछ चीज़ें ली है। आयरलैंड के अगर संविधान की बात की जाए तो यहाँ से हमने लिया है नीति निर्देशक सिद्धांत। ये क्या होते हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। ओके, कानून नहीं है, लेकिन उसमें कुछ निर्देश दिए गए कि ऐसा होना चाहिए, इस टाइप से सरकार की ये ड्यूटीज़ रहेगी। ओके, तो वो हमने वहाँ से लिया। आयरलैंड ने हालांकि स्पेन से लिया, लेकिन हमने आयरलैंड से इन चीज़ों को लिया है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ऐसे ही राष्ट्रपति द्वारा राज्य में सदस्यों का नामांकन भी किया जाता है, अपने यहाँ पर भी किया जाता है। 12 सदस्यों का नामांकन करते हैं राष्ट्रपति, तो वो चीज़ें भी हमने वहाँ से लिया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ इसलिए नहीं गए कि आपको डिटेल में नहीं चाहिए इन चीज़ों को, हम आगे इन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि ये हमने कहाँ से उठाया है, कहाँ से लिया है। ओके, तो ये था हमारा आज का चैप्टर, और उम्मीद करता हूँ कि सारे कंसेप्ट आपके ठीक से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आपके जो छोटे से कमेंट्स आते हैं वो मोटिवेट करते हैं कि हाँ आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो हम थोड़ा जल्दी वीडियो बना पाते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। तो ऐसे छोटे छोटे कमेंट्स करते रहिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।